अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउंड रॉबिन कैसे काम करता है, राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग स्केजुलिंग कैसे होती है प्रोसेसेस की। अगेन इसमें भी हमें 3 प्रोसेस गिवन है और उसके बर्स्ट टाइम गिवन है। राउंड रॉबिन जो है ना, जैसे हमने पहले किया शॉर्टेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, सेम वही है। इसके अंदर सिर्फ एक टाइम क्वांटम दिया होता है या टाइम स्लाइस कह लो। फॉर एग्जांपल इसमें 4 मिली सेकेंड का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका हर 4 मिली सेकेंड के बाद ना आपकी कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्ट स्विचिंग ये होती है कि आपका अगर एक प्रोसेस काम कर रहा है ना, वो प्रोसेस वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसको वापस क्यू के अंदर भेज दिया जाएगा, रेडी क्यू के अंदर, और नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी क्यू के अंदर लगा हुआ है सबसे पहले ऊपर है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। हम करके देख लेते हैं। इसमें भी हमें बर्स्ट टाइम नहीं गिवन, तो हम इसको 0 ही कर लेते हैं। सॉरी, बर्स्ट टाइम गिवन है, अराइवल टाइम नहीं गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्यू के अंदर सारे ही आ गए हैं, ठीक है। P1, P2 और P3। इसको कितना रिक्वायर्ड है? 24 और 3। सबसे पहले आ गया P1। अब ये चलेगा 4 मिली सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि 4 मिली सेकेंड के बाद हमारा आ जाएगा टाइम स्लाइस। टाइमर चल रहा है ना, टाइमर को ये हमने कहा हुआ है कि 4 मिली सेकेंड आएंगे तो आपने एक इंटरप्ट जनरेट करना है। वो इंटरप्ट क्या करेगा? कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर देगा, ठीक है। प्रोसेस चेंज कर देगा हमारा। ये हमारा जो राउंड रॉबिन है ये फोकस्ड होता है हमारा टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि हर प्रोसेस को थोड़े थोड़े टाइम बाद बारी मिलनी चाहिए सीपीयू की, ठीक है। अब ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा रेडी क्यू है। इसी तरह से अब जब टाइम बढ़ता गया, अगला यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी। इंटरप्ट आया, इंटरप्ट ने क्या कहा है कि अगला प्रोसेस ले आओ। अब इसके बाद इसको हमने 4 दे दिए थे, 20 रह गए इसके। अब नेक्स्ट जो क्यू बनेगा उसमें ये वाला, अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई है तो ये वाला सबसे एंड में चला जाएगा और इससे नेक्स्ट जो था वो पहले आ जाएगा ऐसे। अब इसको कितना रिक्वायर्ड है? 20। इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा P2। P2 आ गया हमारे CPU के क्यू के अंदर। अब ये कितनी देर चलेगा? इसको 3 मिली सेकेंड चाहिए, उस 4 मिली सेकेंड तक ये जाएगा ही नहीं, तो टाइम स्लाइस भी नहीं आएगा और कॉन्टेक्ट स्विचिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये 4 से 3, 4 में 3 ऐड किए तो 7, ये 3 मिली सेकेंड तक चला, ठीक है। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हमारा P3 चलेगा। यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग नहीं हुई है क्योंकि 4 मिली सेकेंड नहीं हुए थे। अब ये हमारा पूरा हो गया, ये क्यू से निकल गया है। अब P3 रह गया और P1 रह गया। इसको 3 चाहिए और इसको 20 चाहिए, ठीक है। अब P3 आएगा, P3 चलेगा कितनी देर? 3 मिली सेकेंड, 10 तक चलेगा और ये भी कंप्लीट हो गया। कॉन्टेक्ट टाइम स्लाइस अगेन नहीं आया है। इसके बाद अब रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस रह जाएगा, P1। अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग अगर होगी भी, टाइम स्लाइस आएगा भी, तो रेडी क्यू के अंदर तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है ना, तो वो ही स्विच करता रहेगा अपने आप को। इट मीन्स कि कंटिन्यू अब वही चलेगा। कितनी देर? इसको 20 मिली सेकेंड चाहिए तो 10 + 20 30 मिली सेकेंड। 30 मिली सेकेंड में हमारा काम पूरा हो गया, सारे प्रोसेस पूरे हो गए, ठीक है। अब हमने जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है पर प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा है। तो उसको क्या लेते हैं? P वेट P1 को जो करना पड़ा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये फाइनल वाली डायग्राम के अंदर। इसमें देखो P1 को वेट करना पड़ा है हमारा कि P1 को 0 से 4 तक भी मिला था और उसके बाद P1 को मिला है 10 to 30। इसको जो वेट करना पड़ा है वो इस ड्यूरेशन में करना पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 - 4, वही जो टाइम होगा वो इसको वेट करना पड़ा था। 6 हो गए। ये मिली सेकेंड्स में ही हो रहा है सारा काम। साथ में आपने ये लगाना नहीं भूलना, नंबर कट जाते होते हैं इनका यूनिट, ठीक है। अच्छा, P2 को कितना करना पड़ा है वेट? इसको स्टार्ट में भी वेट करना पड़ा क्योंकि ये क्यू के अंदर आ चुका था, और 0 to 4 हो गए, और इसके बाद ये यहाँ पर पूरा हो गया था। बाद वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका यहाँ कंप्लीट हो गया था काम। तो 4 - 0 4 मिली सेकेंड इसको वेट करना पड़ा है। P3 को ये 10 पे पूरा हो गया था और इसको रिस्पॉन्स मिला इतना, ठीक है। और ये लेकिन ये अराइव हुआ था क्यू के अंदर 0 पे, तो 10 - 0 10 - 0 =
इसको 10 मिलीसेकंड, सॉरी 10 नहीं 7 था, इसको 7 मिलीसेकंड वेट करना पड़ा क्योंकि 7 पे इसको रिस्पांस मिला है ना, 10 पे तो ये कंप्लीट हो गया था। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे सारे वेट थे। अब हमने देखना है एवरेज वेट कितना है। तो एवरेज वेट अगेन एवरेज वेट इनको करना पड़ा है, इन सबको सम कर देना है। 6 + 4 + 7 डिवाइडेड बाय 3, उनके एवरेज निकाल लेने, वो जो भी होगा वो हमारा एवरेज वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना होता है टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सबका बताया था कि टोटल कितना टर्न अराउंड टाइम हुआ है। तो इस बार मैं आपको इसका अकेले अकेले का भी बताती हूँ। इसका फार्मूला ये बनता होता है कि बर्स्ट टाइम प्लस जितना वेट करना पड़ा। अगर हम टोटल का देखें तो टोटल का कितना इसको बर्स्ट टाइम था हमारा, टोटल बर्स्ट टाइम हमारा हो गया 30 के पूरे प्रोसेस सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया वो हमारा बर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो 30 प्लस ओवरऑल वेट जो एवरेज का वेट होगा, एवरेज यहाँ पर आई थिंक 5.66 मिलीसेकंड आएगा इसका, 17 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो 30 प्लस वेट एवरेज जो हमें करना पड़ा है 5.66, ये इसका आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है कि अच्छा टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे देखते हैं। वो भी ऐसे ही होगा कि अगर इसका देखें, इसका बर्स्ट टाइम क्या था 24, तो 24 प्लस इसको कितना वेट करना पड़ा है 6 मिलीसेकंड, इसको 30 मिलीसेकंड इसका टर्न अराउंड टाइम रहा है। देन हमारा प्रोसेस 2 देखा जाए तो इसको कितना चाहिए था टाइम, हमें 3 चाहिए था, इसका बर्स्ट टाइम था और प्लस इसका वेट करना पड़ा है 7 मिलीसेकंड इसका था टर्न अराउंड टाइम। तो इस तरह से आप टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस बाय प्रोसेस भी निकाल सकते हो और ओवरऑल भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें अगर हमें कहा जाए कि इसकी थ्रूपुट क्या होगी, थ्रूपुट होता है कि आपका जितने भी बर्स्ट टाइम्स गिवन है ना वो सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। तो 24 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी होगा 3 होगा क्योंकि 3 क्वांटिटीज थी, तो ये हमारा आ जाएगा थ्रूपुट का टाइम। ठीक है, तो यही सब टर्म्स थी इसके रिलेटेड। और ये राउंड रॉबिन सिमिलर उसी के है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, क्योंकि वही सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, जो पहले आता जा रहा है उसको सीपीयू मिलता जा रहा है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि टाइम स्लाइस का इसके अंदर, या इसको टाइम स्लाइस भी कहते हैं, इसको टाइम क्वांटम भी कहते हैं। तो जस्ट इसका ये डिफरेंस है वो हमने सेट किया हुआ होगा, और ये टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और दूसरा ये कि ये प्रीएम्प्टिव होता है। ठीक है, दूसरा जो इससे पहले पढ़ा था वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, ये प्रीएम्प्टिव होता है। इसमें प्रीएम्प्टिव इसलिए होता है, प्रीएम्प्टिव उसको बोलते हैं जिसमें हम इंटरप्ट दे के सीपीयू को फ्री करवाएं और दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाए सीपीयू। पिछले में जैसे जैसे प्रोसेस आ रहे थे वो तभी सीपीयू फ्री कर रहे थे जब वो उनका टाइम पूरा होता था, बर्स्ट टाइम पूरा होता था। ठीक है, फिर ही अगले प्रोसेस को मिलता था, इसलिए वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। प्रीएम्प्टिव वो होता है जिसको सीपीयू हम खुद इंटरप्ट दे के प्रोसेस को हम निकालें सीपीयू से और अगले प्रोसेस को दें, बाद में वो जो जिसको निकाला था उसको टाइम दे सीपीयू के अंदर। तो ये सब सिनेरियो था इसका राउंड रॉबिन का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कौन सा करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।